जय सिया राम। मैं हूं पंडित अरविंद गौड़। स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल ज्योतिष विद अरविंद गौड़ में। सर्वप्रथम गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करता हूं, जिनके आशीर्वाद से मैं जो कुछ सीख सका आपके साथ बांट रहा हूं। बात हो रही है जुलाई मास के राशिफल की। मैं इसे लग्न के हिसाब से आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं। आप इसे राशि के हिसाब से भी देख सकते हैं, उससे भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसका प्रभाव जैसे आप देखना चाहें, पर ऐसा मेरा विचार है कि उसे लग्न के हिसाब से देखें तो आपको उसके अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। तो आज बारी है तुला लग्न की, तुला लग्न और वृश्चिक लग्न की। ठीक है, तो तुला से शुरू करते हैं। तो 4 ग्रह ऐसे हैं, केतु, राहु, शनि और गुरु, जो पूरे मास में अपनी राशि को नहीं बदलेंगे, वो वहीं पर रहेंगे पूरे मास लगातार। 4 ग्रह ऐसे हैं, मंगल, शुक्र, सूर्य और बुध, ये चारों अपनी अपनी राशियों को बदलेंगे इस दौरान, और बुध तो 2 बार अपनी राशि को बदलेंगे। तो एक बार वो वृषभ से मिथुन, मिथुन से कर्क में भी चले जाएंगे आखिरी 5 दिन के लिए। 8 तारीख को बुध अपनी राशि बदलेंगे, 16 तारीख को सूर्य बदलेंगे, 18 तारीख को शुक्र और 20 तारीख को मंगल, और फिर 25 तारीख को बुध दोबारा से अपनी राशि बदलेंगे। तो ये एक हिसाब किताब है। अब तुला लग्न के स्वामी से तो क्या करते हैं, एक एक करके सभी लग्नों के हिसाब से इसको ले लेते हैं, जिससे कि इस संबंध में ये विचार क्लियर होता चला जाए। तो लग्न का स्वामी क्या हुआ, शुक्र। अब यहां शुक्र का एक प्लस पॉइंट क्या है कि वो दशम भाव में बैठता है। तो लग्न का स्वामी दशम में होना ही अपने आप में एक अतीव शुभ बात है। पर यहां एक समस्या क्या हुई कि जबरदस्त मारक ग्रह है मंगल, क्योंकि वो दूसरे और 7वें भाव दोनों का स्वामी है और वो उसके साथ है। तो जहां भी ये दूसरे भाव का या 7वें भाव का स्वामी है जो मार्केश बैठेंगे, उस भाव में कुछ खराबी लाएंगे। एक तरीका तो ये है। मंगल यहां नीच राशि में, पर नीच भंग राजयोग के जब मैंने वीडियो बनाया तो उसमें भी ये नियम बताया था कि जब भी कोई ग्रह नीच में होता है तो वो जिस राशि में उच्च का होता है, अगर उस भाव यानी उसकी उच्च राशि का स्वामी अपने घर में स्वग्रही हो, जैसे कि मंगल नीच में हुआ कर्क में, उच्च होता मकर में, मकर का स्वामी शनि, शनि अपने घर में स्वग्रही, तो ये भी नीच भंग राजयोग है और उस शनि की पूर्ण दृष्टि भी पड़ रही है। तो यहां मंगल नीच में नहीं गिना जा रहा है, पर मंगल शुक्र की युति तो गिनी जाएगी, युति अपना प्रभाव करेगी और उस पर शनि की भी पूरी दृष्टि है। तो कहीं ना कहीं लग्नेश पर इस हिसाब से दबाव आ गया कि एक वो शत्रु राशि में है, दूसरा मार्केट से पीड़ित है, तीसरा उस पर शनि की भी दृष्टि है। तो इन सब चीजें, शनि की शत्रु दृष्टि है ना, तो कहीं ना कहीं हमारे सेहत को लेकर के, व्यक्तित्व को लेकर के, धन को लेकर के समस्याएं देखने में जरूर आएंगी। सेविंग्स में दिक्कतें देखने में आएंगी, स्वास्थ्य थोड़ा नरम गरम सा देखने में आएगा। तो ये चीजें समझना बहुत जरूरी है। अब ये स्थिति कब तक रहेगी, 18 तारीख तक। 18 तारीख को क्या होगा, शुक्र अपनी राशि बदलेंगे और सिंह राशि में चले जाएंगे। सिंह राशि एकादश भाव आमदनी का, अच्छी स्थिति है, उसमें कोई समस्या की बात नहीं है। यहां पर वो ठीक है। एक ढंग ये भी हो सकता था कि धनेश और लग्नेश, दूसरे भाव और लग्न का स्वामी दोनों एक साथ बैठते हैं। ठीक है, एक तरीका ये भी है कि धनेश भी उसके साथ बैठा, लेकिन क्योंकि वो इनकी युति का इफेक्ट ज्यादा आएगा, इसलिए धन अपनी जगह एक सेपरेट है। तो धन यहां कम हो रहा है, बढ़ नहीं रहा है। 18 तारीख को जब वो 11वें भाव में चले जाएंगे, तब मंगल भी ठीक 2 दिन के बाद 20 तारीख को ही उस भाव में शिफ्ट हो जाएंगे। तो इसका असर ये हुआ कि लगभग पूरे महीने मंगल शुक्र की युति बनी रहेगी, केवल एक दिन के लिए हटेगी और वो दिन होगा 17 जुलाई, सिर्फ एक दिन, यानी लगातार पूरे महीने ये युति बनी रहेगी। तो इसका नुकसान या फायदा ये हुआ कि शुक्र जो लग्न का स्वामी है तुला लग्न के लिए, वो लगातार दबाव में रहने वाला है, मंगल के प्रभाव में रहेगा। तो पहले 18 दिन तक तो शुक्र मंगल की युति, जिसके ऊपर किसकी दृष्टि पड़ी, आपके शनि की, तो ये एक अच्छा असर नहीं हुआ। दूसरा, अब एक और स्थिति ये आती है, शत्रु दृष्टि है। इस पर ध्यान देना कि जब वो शिफ्ट हो जाएगा और 11th हाउस में आएगा तो उस पर गुरु की पूर्ण दृष्टि पड़ेगी। तो अब यहां मंगल शुक्र की युति का उतना कुप्रभाव देखने में नहीं आएगा, यानी आपको स्वास्थ्य की, पारिवारिक जीवन में उथल पुथल की, कुछ चारित्रिक गड़बड़, कुछ समाज के बनाए हुए नियमों को तोड़ने की गुंजाइशें कितने दिन रहेंगी, पहले 18 दिन। अगर आप सावधान रहेंगे तो कोई समस्या नहीं होगी। पर यहां एक विशेष बात यह है, लग्न और सप्तम दोनों का स्वामी मंगल शुक्र दोनों एक साथ हैं, ये अत्यधिक प्रेम का भी योग बनाते हैं और उस प्रेम में कड़वाहट का योग भी बनता है, क्योंकि केतु की भी दृष्टि
9वीं यहाँ पे पड़ रही है। तो ये मुद्दा हो गया कि लगन का, जिसमें सेहत, आपका व्यक्तित्व, आपका वैवाहिक जीवन थोड़ा थोड़ा प्रभावित हो रहा है, आपका धन प्रभावित हो रहा है, ये तो समझ आए। अब आता है सेकंड भाव की बात करते हैं, धन भाव। धन भाव का स्वामी दशम भाव में है, उसके बाद एकादश भाव में चला जाएगा आखिरी 10 दिन। मोटे तौर पर अच्छी स्थिति है, इसमें कोई खास तकलीफ नहीं है, लेकिन और नीच भंग बना रहा है, इसलिए नीच में भी नहीं गिना जाएगा। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं क्या हो रहा है कि कुटुंब के साथ तालमेल में दिक्कत आएंगी। क्यों आएंगी? केतु वहां बैठता है, और केतु को भी हम मंगल की तरह ही एक्ट करते हैं, मान के चलते हैं। इसे कहते हैं कुजवत केतु, यानी मंगल के समान ही केतु का प्रभाव होता है। तो ये भाषा में थोड़ी सी कड़वाहट लेकर आता है, थोड़ी दिक्कतें। तो पहले 20 दिन ये दिक्कतें आपको केवल देखने में आएंगी, उसके बाद नहीं आएंगी। फिर मंगल की स्वदृष्टि अपने धन के घर पर पड़ेगी। अगर एक और एंगल से सोचें तो क्या होगा, आखिरी 10 दिन जब ये मंगल अपनी राशि में, सिंह राशि में शिफ्ट हो जाएंगे, तो कि वो आय के घर में बैठ करके धन के घर को देखेंगे, और वो भी स्वदृष्टि से। ये अपने आप में एक प्लस पॉइंट है, बहुत बड़ी बात है। तो इससे धन का योग बनेगा। तो दूसरे घर की स्थिति भी लमसम ठीक है। अब आते हैं तीसरे घर। तीसरा घर छोटे भाई बहनों का, हमारे प्रयासों का, हमारे एफर्ट्स का, कोशिशों का, हमारे जूनियर्स का, छोटी मोटी यात्राओं का भी है। वहां के स्वामी गुरु अपने से तीसरे, यानी तीसरे भाव का स्वामी अपने से तीसरे, भावात भावों के हिसाब से देखें बहुत अच्छी स्थिति में है, उसमें कोई ऐसी खराबी नहीं है, कोई विशेष तकलीफ की बात नहीं है। तो इसका मतलब आपको अपने एफर्ट्स, अपने प्रयास, अपने छोटे भाई बहनों से तालमेल बहुत अच्छा रहने वाला है, इसमें कोई समस्या नहीं। चतुर्थ भाव में तो शनि स्वग्रही होकर बैठे हैं, और मंगल की वहां उच्च दृष्टि पड़ रही है। अब यहाँ एक विशेष बात यह है कि जो सूर्य हैं पहले 16 दिन तक तो रहेंगे वो मिथुन राशि में, इसका एक अलग प्रभाव आएगा, लेकिन उसके बाद वो आ जाएंगे आपके कर्क राशि में, और फिर वो शनि पर अगले पूरे 14-15 दिन अपना पूरा प्रभाव रखेंगे। तो इस सूर्य शनि का समसप्तक योग भी बनेगा, जो बहुत शुभ फल देने वाला नहीं होता, ये भी थोड़ी कड़वाहट देने वाला होता है, खींचतान देने वाला होता है, मान सम्मान की हानि भी इसमें देखने में आ सकती है। लेकिन चतुर्थ भाव बहुत अच्छा है, चतुर्थ भाव की स्थिति अच्छी है, मंगल की उच्च दृष्टि पड़ती है, सूर्य की वहां शत्रु दृष्टि जरूर है। तो कहीं छोटी मोटी समस्याएं देखने में आ सकती हैं, अलावा इसके कोई बड़ी समस्या नहीं। संतान के घर में कारक बृहस्पति अकेले यहां पर बैठे हुए दिखाई देते हैं, तो थोड़ा सा संतान के लिए 19-20 दिक्कत हो सकती है। लेकिन जो पंचम भाव के स्वामी हैं वो स्वग्रही होकर के बैठे हैं शनि। आप जो कुंडली मैंने सांकेतिक तौर पर आपको दिखा रहा हूं उसमें दिख भी रहा होगा। तो ये स्थिति हो जाती है अच्छी, मतलब संतान के लिए भी अच्छा है, सोच समझ, प्लानिंग, इन सब के हिसाब से यहाँ स्थितियां बिल्कुल ठीक हैं। एक और तरीके से देखें तो तुला लगन के लिए बृहस्पति बिल्कुल कारक नहीं है, क्योंकि वो तीसरे और छठे घर के स्वामी हैं। तो तृतीयेश होकर के भी छठे में, मतलब पंचम भाव में बैठना, और षष्ठेश होकर के भी पंचम में बैठना, तो कहीं ना कहीं संतान, सोच समझ, प्लानिंग से थोड़ा सा दिक्कत जरूर आएगा। तो इस स्वास्थ्य की कुछ तकलीफें हो सकती हैं, थोड़ी से तालमेल की दिक्कतें पहले 15-16 दिन हो सकती हैं, लेकिन कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। छठे घर की स्थिति की बात करते हैं तो यहां पर आखिरी के 10 दिन मंगल की भी पूरी दृष्टि, अष्टम दृष्टि यहां पर पड़ेगी, और केतु की भी लगातार दृष्टि पड़ रही है, और शनि की भी। तो अब एक ही भाव पर मंगल भी एक समय देख रहे होंगे, शनि भी लगातार तीसरी दृष्टि देख रहे हैं, और केतु भी देख रहे हैं। तो ये भाव हुआ मजबूत, और इस भाव का स्वामी अपने से 12वें घर चला गया, तो ये भाव व्यय हुआ, भाव खर्च हुआ। तो कर्ज की स्थितियां कंट्रोल हो गई, बहुत बड़ी बीमारियों की स्थितियां और शत्रुओं की स्थितियां भी यहां पे कमजोर समझी जानी चाहिए। 7वां भाव वैवाहिक जीवन के सुख। अब इस भाव का जो स्वामी है उसकी स्थिति पे ध्यान दें तो क्या हो रहा है कि वो मंगल है, और अपने से चौथे घर में, सुखों के घर में आकर के बैठता है, और मंगल शुक्र इकट्ठा। तो कहीं ना कहीं वैवाहिक जीवन में थोड़े तालमेल की दिक्कतें देखने में जरूर आएंगी, सुखों की स्थिति थोड़ी सी खराब होगी, आपसी एडजस्टमेंट, सामंजस्य में थोड़ी दिक्कतें पहले 17-18 दिन देखने में आ सकती हैं। उसके बाद ये स्थितियां ठीक हो जाएंगी, फिर छोटी मोटी बातें रह जाएंगी, पर ज्यादा समस्या नहीं। धन संग्रह के हिसाब से देखते हैं, वहां राहु देवता बैठते हैं, अच्छा है, कोई ऐसी तकलीफ की बात नहीं है, लेकिन हमारी अर्निंग के हिसाब से हमारे खर्चे होंगे। और बुध का यहाँ रहना, और खासतौर पर पहले 8 दिन तो थोड़ा सा यूरिन इन्फेक्शन जैसी समस्याएं, खाल पे खारिश या एलर्जिक प्रॉब्लम देखने में भी आ सकती है। थोड़ी बहुत पथरी की शिकायत जिन्हें है वो इम्प्रूव हो सकती है, तो थोड़ी सावधानी रखें। उसके बाद में शिफ्ट हो जाएंगे, और कहाँ चले जाएंगे, बुध शिफ्ट होकर के चले जाएंगे 9वें भाव में, स्वग्रही हो जाएंगे, और वहां सूर्य पहले से बैठे होंगे। तो 8 तारीख से लेकर 16 तारीख तक का जो समय है वो ऐसा है कि इस दौरान जो एक योग बनेगा, बुध आदित्य योग, जिस पर बृहस्पति की पूरी दृष्टि है, ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। बृहस्पति क्या कर रहे हैं, पंचम भाव में बैठ के अपने से पंचम भाव को देख रहे हैं, और लगन को भी देख रहे हैं, तो एक प्लस पॉइंट हुआ। तो यहाँ
बुध को भी देख रहे हैं, सूर्य को भी देख रहे हैं और किसी और की दृष्टि नहीं है। तो ये भाग्य के हिसाब से, पिता के तालमेल के हिसाब से, पौत्र पौत्रियों के हिसाब से, डाइजेशन के हिसाब से हर लिहाज स्थिति बहुत अच्छी है। तो आपको दैवीय कृपाएं, ईश्वर का आशीर्वाद, पूजा पाठ में मन लगना, ये सभी चीजें देखने में आएंगी। फिर सूर्य शिफ्ट होकर के चले जाएंगे 10वें भाव में, वहां वो अपनी मित्र की राशि में, कर्क में, वहां कोई समस्या की बात नहीं है। और आखिरी के 5 दिन बुध भी उन्हें वहां जाकर ज्वाइन कर लेंगे, तो फिर से बुध आदित्य योग बन जाएगा। ये स्थितियां ठीक हैं, क्योंकि जब ये जाएंगे तो क्या होगा कि केवल 2 दिन ऐसे होंगे जब मंगल शुक्र इनके साथ होंगे, फिर मंगल शुक्र तो अगले भाव में चले जाएंगे। तो 10वें भाव की स्थिति यहाँ पे बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई समस्या नहीं है। जीवन स्तर, पोजीशन, आपके किए हुए प्रयास, उन प्रयासों का फल आपको सब कुछ अच्छे से मिलता हुआ दिखाई देने का योग बनता है। तो यहां पर कोई समस्या टेक्निकली देखने में नहीं आ रही। 11वें भाव की बात करते हैं, जो हमारे 11वां घर हमारी आय का घर है। तो वहां क्या स्थिति है कि वहां का स्वामी अपने से 11वें घर बैठा है। तो भाव का स्वामी अपने से उसी भाव की दूरी पर बैठता है, ये भी एक प्लस पॉइंट होता है। अच्छा है, भावात भावों के हिसाब से देखें तो ये बड़ी सुंदर स्थिति है। बाद में 12वें आ जाएगा, तो पहले 15-16 दिन अतीव शुभ, और बाद में स्थिति, क्योंकि वो सेंट्रल पॉइंट होगा, केंद्र में आ जाता है। ठीक है, जब भी कोई ग्रह केंद्र में रहता है तो उसकी शुभता भी थोड़ी सी बढ़ जाती है। तो ये स्थितियां भी अच्छी रहने वाली। 12वां घर जो हमारे खर्चों को दिखाएगा। अब खर्चों की स्थिति कैसे रहने वाली है कि वहां पर राहु की पूरी दृष्टि है और किसी भी ग्रह की डायरेक्ट दृष्टि यहां पे पड़ नहीं रही। तो राहु की दृष्टि के कारण खर्चे थोड़े से अधिक देखने में आ सकते हैं। थोड़ी भागदौड़ हॉस्पिटल की, या कुछ छोटी मोटी कानूनी दिक्कतें भी, कुछ इसी तरह का बंधन का योग भी देखने में आ सकता है। ये कोई बहुत सीरियस मैटर नहीं रहेगा, लेकिन छोटी मोटी तकलीफ बिल्कुल संभव है। तो आपको इस संबंध में थोड़ा जागरूक रहने की जरूरत है। अब सवाल ही उठता है कि ये सब समस्याओं के लिए हम क्या उपाय करें, या हमें उपाय करना है तो किस चीज का करना है। निश्चित रूप से लग्न का, यानी शुक्र ग्रह के लिए आपको करना है बीज मंत्रों के जाप और कुछ दान, वो मैं लिस्ट में आपको दिखाऊंगा। और अगर हम ठीक समझें तो मंगल ग्रह के भी बीज मंत्रों के जाप को किया जा सकता है, इससे भी राहत होगी और किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर हम सिर्फ मंगल ग्रह के भी ना करें, केवल शुक्र के भी कर लें, तो अभी हमारे यहाँ पे काम चल जाएगा। तो स्थिति हो जाती है तुला लगन वालों की। अब बात करते हैं वृश्चिक लगन वालों की। अब देखिए वृश्चिक लगन वालों की क्या शानदार स्थिति है। जो लगन का कंट्रोलिंग स्टार है मंगल, वो अपनी नीच राशि, बेशक नीच भंग हो रहा है, अपनी नीच राशि में 9वें भाव में बैठता है। उसकी जो चौथी दृष्टि है वो 12वें घर पर आ रही है, शनि की भी 12वें घर पर आ रही है, गुरु की भी 12वें घर पर आ रही है। 3 ग्रह एक साथ 12वें घर को प्रभावित कर रहे हैं। तो लगन का स्वामी पहले 20 दिन 9वें घर में है, नीचभंग बना रहा है, लेकिन उसके बाद भी एक खराब स्थिति में एंड करता है। तो ये अच्छा नहीं है, स्वास्थ्य के हिसाब से भी, व्यवहार के हिसाब से भी, कड़वाहट के हिसाब से भी, पारिवारिक जीवन के हिसाब से भी, क्योंकि वो लगातार शुक्र के साथ है, और शुक्र क्या है, इनके वैवाहिक जीवन का स्वामी। तो कहीं ना कहीं सेहत, आपसी तालमेल, व्यवहार और थोड़ा गुस्सा, थोड़ा डर लगना और खून से संबंधित तनाव देखने में भी आने चाहिए। तो जब ये शुक्र अपनी राशि बदलेंगे तो लगन पर इनकी पूर्ण दृष्टि पड़ेगी। कब पड़ेगी? 18 तारीख के बाद, आखिरी के 20 तारीख के बाद, आखिरी के 10 दिन। तो 10 दिन की स्थितियां बहुत शानदार होंगी कि लग्नेश पर लगन की दृष्टि पड़ना अतीव शुभ योग होता है। तो यहां स्थितियों में जो दिक्कत, पहले 20 दिन स्वास्थ्य, चिड़चिड़ापन, गुस्सा, थोड़ा फ्रस्ट्रेशन, थोड़ा ब्लड प्रेशर की समस्याएं या खून की कुछ और छोटी मोटी चोट लगने की भी स्थितियां देखने में आ सकती। लगन की स्थिति मैंने हमने बयान कर लिया। बात करते हैं सेकंड भाव, धन। धन का स्वामी अपने कुंडली के, इस कुंडली के 4थे भाव में बैठता है। अच्छी स्थिति है धन को लेकर के, यहाँ कोई समस्या नहीं। सुखों का योग, व्यवहार, परिवार के साथ तालमेल की स्थितियां, ये सब चीजें ठीक बन रही। एक टेक्निकल तरीके से देखें तो जो दूसरा भाव है धन भाव, वो हमारा पाप कर्तृ योग में गया केतु और शनि के दौरान। लेकिन एक्चुअली पाप कर्तृ योग बनता नहीं है, क्योंकि गुरु यहां पर, शनि यहां पर 4th भाव का स्वामी होने के कारण बहुत बुरी स्थिति में नहीं है, लेकिन 3रे भाव में वो स्वग्रही होकर के बैठता है। तो जो ग्रह स्वग्रही होता है वो आमतौर पर बुरा प्रभाव नहीं करता, इसलिए इसे पाप कर्तरी नहीं कहेंगे। ये सवाल मुझसे पूछा गया था कि आपने ये नहीं बताया पाप कर्तरी का, तो मैंने ये एक्सप्लेन कर दिया है कि क्यों पाप कर्तरी इसे नहीं गिना जाएगा। ठीक है, क्योंकि शनि स्वग्रही है, और कोई भी स्वग्रही ग्रह जो कुंडली में कारक भी हो या 4थे घर का, केंद्र का स्वामी हो, वो पाप कर्तरी दोष नहीं बनाता। तो 3रे घर में हमारे एफर्ट्स, प्रयास, कोशिशें जबरदस्त अच्छी रहने वाली हैं। इसमें किसी तरह की कोई समस्या देखने में नहीं आएगी। तो आपको अपने प्रयासों का, अपने एफर्ट्स का, अपनी मेहनत का, छोटे भाई बहनों से तालमेल, बाहुबल, आपकी मेहनत का पूर्ण फल प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा।
तो ये स्थिति बहुत अच्छी आती है। चौथे भाव की स्थिति की बात करते हैं, सुखों का। वहां पर कौन बैठते हैं? बृहस्पति। बृहस्पति पंचम भाव के स्वामी, त्रिकोण का स्वामी होकर केंद्र में बैठा है। अपने आप में ये भी एक राजयोग की स्थिति होती है, जब केंद्र त्रिकोण का किसी भी तरह से योग बन जाता है, तो बहुत अच्छी स्थिति है। और शनि के घर में बैठने के कारण थोड़ा सा शनि का प्रभाव भी लेगा। तो यहाँ पर सुखों के हिसाब से, माता जी के साथ एडजस्टमेंट के हिसाब से, व्यवहार के हिसाब से, थोड़ी बहुत यात्राओं के हिसाब से, मकान से संबंधित सुखों की स्थितियां भी बनेंगी जब मंगल शिफ्ट होकर के आएंगे आखिरी 10 दिन। तो कुछ परिवर्तन ऐसा हो सकता है जिसमें आप मकान बदलना, यात्रा करने या वाहन खरीदने के संबंध में विचार करें, ऐसा भी यहाँ पे योग बन सकता है। ये स्थिति लगातार बिल्कुल अच्छी है, इसमें कोई समस्या की बात नहीं है। पंचम भाव की बात करते हैं। पंचम भाव का स्वामी कहां पर गया? अपने से 12वें घर में, यानी केंद्र में चला गया त्रिकोण का स्वामी। ठीक है, कोई तकलीफ की स्थिति नहीं है। केतु की पूरी दृष्टि पड़ती है और आखिरी के 10 दिन मंगल की भी यहां दृष्टि पड़ेगी और शनि की तीसरी दृष्टि लगातार पड़ती रहेगी। तीसरी दृष्टि शनि की पड़ना ज्यादा तकलीफ की बात नहीं है, वो ठीक है। और मंगल की दृष्टि भी यहां पर शुभ है, मित्र दृष्टि है। तो ये संतान के लिए, सोच समझ के लिए, प्लानिंग्स के लिए ठीक है। पर केतु की दृष्टि के कारण थोड़े भ्रमित हो जाते हैं, थोड़ा सा बाइफरकेटिव माइंड होता है। बहुत आमतौर पे स्थिर लगन वाले इतनी जल्दी भटकते नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं इन्हें लगता है कि हमें रिव्यू कर लेना चाहिए था, हमारी प्लानिंग गलत हो रही है, जो हम सोच रहे हैं उतना रिजल्ट हम नहीं निकाल पा रहे हैं। ऐसी स्थितियां देखने में आएंगी। शत्रु पक्ष की बात करते हैं तो शत्रु पक्ष की स्थितियां यहाँ पे कमजोर हैं। क्यों कमजोर हैं? कि जो मंगल शत्रु पक्ष का स्वामी वही लग्नेश है, इसलिए वो प्रभाव लग्नेश का करेगा और लग्नेश की स्थिति हमने बयान कर ही दी है। तो यहाँ स्वास्थ्य को लेकर करीब करीब कोई समस्या आती हुई नहीं दिखाई देती, वो स्थितियां बिल्कुल ठीक है। अब वैवाहिक जीवन की बात करते हैं तो लगातार वहां पर राहु देवता बैठे रहेंगे पूरे महीने और उस भाव का स्वामी शुक्र लगातार पूरे महीने सिर्फ एक दिन 17 तारीख छोड़ दें, 19 तारीख छोड़ दें तो मंगल के प्रभाव में रहने वाला है। तो वैवाहिक जीवन में निश्चित रूप से उथल पुथल, ससुराल वालों से तालमेल की कमियां, उनसे एडजस्टमेंट की कमियां स्पष्ट रूप से देखने में आने वाली हैं। तो इस मुद्दे पर ध्यान दीजिए, आपकी बातचीत से उन मुद्दों को सॉल्व कीजिए, उन समस्याओं को बढ़ने मत दीजिए। अन्यथा आपके लिए ये दशाएं तो चली जाएंगी, लेकिन उसके एक्सप्लेनेशन बाद तक देने पड़ सकते हैं। तो थोड़ी सावधानी की सख्त जरूरत पड़ेगी। बुध जो अष्टम भाव के स्वामी पहले 8 दिन वहीं बैठे हैं, तो विशेष रूप से आपको तकलीफ पहले 8 दिन दे सकते हैं। आपको इसके लिए सावधान रहने की आवश्यकता है। फिर बुध आदित्य योग बनेगा 8 तारीख से 16 तारीख तक अष्टम भाव में। अब अष्टम भाव में कोई भी ग्रह जब स्वग्रही है तो अच्छी स्थिति है। छठे भाव में कोई ग्रह स्वग्रही होता है तो वो भी एक योग होता है। अष्टम में स्वग्रही होता है वो भी योग है, और 12वें में स्वग्रही। तो 6, 8, 12 के स्वामी अगर अपने भावों में स्वग्रही होते हैं तो ये भी अपने आप में एक योग बनता है। उन योगों के स्पेसिफिक नाम है। तो यहां सूर्य बुध का जो योग बना ये लगेगा केवल 8 दिन, 8 तारीख से 16 तारीख तक अच्छी स्थिति है। इस पर बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि है। तो कोई बहुत बड़ी सेहत की खराबी या बहुत सा धन खर्च हो जाना या बहुत सा धन ब्लॉक होना नहीं है, बल्कि कुछ अचानक से कुछ योग, कुछ ऐसा बन सकता है, कुछ ऐसी यात्राएं बन सकती हैं, कुछ ऐसी धन प्राप्ति, कुछ ऐसी गुड न्यूज भी मिल सकती है जो आपके लिए ऑन दी होल फायदेमंद साबित होगी। तो अच्छी स्थिति है, यहाँ कुछ ऐसी बहुत खराब स्थिति नहीं है। भाग्य की बात करते हैं तो अब भाग्य के स्थान में क्या है? मंगल और शुक्र रहेंगे पहले 18 दिन। अब ये बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। जनरली मंगल शुक्र की युति अगर 5वें, 7वें या 9वें भाव में हो तो ये वैवाहिक जीवन को प्रभावित करती ही है, और इस पर शनि की पूरी दृष्टि और केतु की दृष्टि भी है। तो कहीं ना कहीं भाग्य में कभी काम बनते हुए से लग रहे हैं, कभी बिगड़ते हुए लग रहे हैं, तो वो मजा नहीं आएगा। पिता के साथ तालमेल की स्थितियां भी ऐसी रहेंगी, क्योंकि आधे महीने तक तो सूर्य रहेंगे अष्टम भाव में, आधे महीने के बाद सूर्य की स्थिति अच्छी है। तो 16 तारीख तक पिता के साथ तालमेल में भी दिक्कतें आ सकती हैं, आंखों की भी तकलीफ देखने में आ सकती है। धर्म के साथ यानी पूजा पाठ भक्ति में भी मन ना लगे, ऐसा भी देखने में आ सकता है। तो थोड़ी सी सावधानियों की तो यहाँ जरूरत पड़ेगी। उसके बाद अगला आधा महीने की स्थिति रहेगी कि सूर्य कर्क राशि में आ जाएंगे, तब ये स्थितियां अच्छी हो जाएंगी, तब ये समझौते होंगे, अब पिछली बातों का क्लैरिफिकेशन हो जाएगा। अब बात करते हैं हमारे स्टेटस की। स्टेटस का जो रुतबा है, हमारी पोजीशन है, हम समाज में जो प्रतिष्ठा मेंटेन करते हैं, उसका स्वामी सूर्य कहाँ रहेगा? पहले 15 दिन अष्टम भाव। ये बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। लेकिन अगर हम दशम भाव के एंगल से गिने तो दशम से 11वें भाव में वो आते हैं, तो इस लिहाज से स्थिति बुरी नहीं है। और फिर आ जाएंगे 12वें भाव में। लेकिन अब क्या योग बना? 12वां भाव कैसे? दशम से 12वां यानी कि कर्क राशि में। अब एक स्थिति यह है कि केंद्र का स्वामी त्रिकोण में आए, ये फिर से एक राजयोग की अच्छी स्थिति हो जाती है। यहां पर सूर्य की पूर्ण दृष्टि पड़ने के कारण थोड़ी कड़वाहट आएगी, जो सूर्य शनि का समसप्तक योग बन रहा है। तो खींचतान थोड़ी थोड़ी सी रहने वाली है,
लेकिन ऑन दी होल स्टेटस थोड़ा कम ज़्यादा, काम थोड़े बन रहे हैं नहीं, तो मेहनत बहुत होगी, उस मेहनत के फल मिलने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है। पारिवारिक कलह थोड़ी बढ़ सकती हैं, इसे ध्यान रखना है। आमदनी की स्थितियां लगभग पूरे महीने अच्छी रहने वाली हैं, इसमें कोई बहुत तकलीफ होने का योग नहीं है। और हमारे खर्चे थोड़े से ज़्यादा रहेंगे, क्योंकि जो 12वें घर का स्वामी है शुक्र, उसकी सिचुएशन थोड़ी वीक है। तो लमसम पूरे महीने में क्या क्या स्थितियां रहेंगी, किस किस भाव का कैसा कैसा प्रभाव आएगा, इसके संबंध में चर्चा यहाँ पर हो गई है। यह उपाय के तौर पर जो चीज़ करनी चाहिए, तो इन्हें शुक्र के लिए तो जरूर ही करना चाहिए, और मंगल के लिए बाई चांस लगभग सभी के लिए यही उपाय आ रहे हैं कि जिसमें वो मंगल के लिए भी थोड़ा सा करें और शुक्र के लिए भी करें। ये उपाय के लिए क्या करना है वो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। इस लगन से संबंधित सारी चर्चा हो गई है, और फिर भी कोई सवाल आपके हृदय में तो जरूर पूछिएगा, जितना मुझसे संभव है मैं उसका उत्तर देने का प्रयास करूंगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और आगे शेयर भी कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।